नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना यानी एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। यह टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना किसी भी व्यावसायिक संस्था में उत्पादन में पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्पादन के विशेष स्तर की वित्त व्यवस्था के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी और उसमें कार्यशील पूंजी कितनी होगी, यह हर प्रबंधक के लिए एक चिंता का विषय बना रहता है, जिसका कि उसी समय रहते समाधान करना होता है। भविष्य के लिए विभिन्न चालू संपत्तियों की आवश्यकता तथा रोकड़ प्रवाहों का अनुमान लगाया जाता है। रोकड़ प्रवाहों से यह ज्ञात हो जाता है कि भविष्य में चालू संपत्तियों के लिए कितनी रोकड़ की आवश्यकता होगी, और यह रोकड़ की आवश्यकता व्यवसाय को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए लगानी आवश्यक होती है। कार्यशील पूंजी का अनुमान संस्था की भावी रोकड़ आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है, ताकि संस्था के वित्तीय साधनों में आवश्यक तरलता बनी रह सके, संस्था में कभी पूंजी की कमी ना हो और ऐसा भी ना हो कि पूंजी बिना उपयोग के लंबे समय से संस्था में पड़ी रहे। यानी उचित पूंजी, अनुकूल पूंजी जो हमारी कार्यशील पूंजी है वह संस्था के अंदर पड़ी हो और उसका हम समय पे उपयोग कर पाएं। ऐसी कौन सी वो राशि होगी, कैसे गणना करें उसका हम। तो कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने के लिए कई तरह की विधियां हैं, जिनमें विक्रय प्रतिशत विधि, प्रतिगमन विश्लेषण विधि, परिचालन चक्र विधि, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, प्रक्षेपी चिट्ठा विधि। मुख्य रूप से पहली तीन विधियां जो है वो ज़्यादा काम में ली जाती हैं, ज़्यादा प्रचलन में होती है। विक्रय प्रतिशत विधि, इस विधि के अंदर जब अनेक वर्षों से बिक्री एवं कार्यशील पूंजी में संबंध स्थिर हो, तब इस संबंध को भविष्य के लिए कार्यशील पूंजी निर्धारण करने हेतु एक आधार के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। यानी कि इस विधि में कार्यशील पूंजी का निर्धारण भूतकालीन अनुभव के आधार पर किया जाता है। चूंकि बिक्री और कार्यशील पूंजी में सीधा संबंध होता है, तो भूतकाल में जितनी हमने बिक्री की थी और उसके लिए कितनी हमें पूंजी की आवश्यकता थी, उसी के आधार पर हम भविष्य के अनुमान लगाते हैं। यह विधि एकदम सरल है, समझने योग्य है और आसान है। अल्पकालीन परिवर्तनों का भी इससे हमें ज्ञात हो जाता है, पर यह आवश्यक नहीं कि हमेशा ही विक्रय और कार्यशील पूंजी के बीच स्थिर या स्थायी संबंध हो। इसके बाद दूसरी जो विधि है वह है प्रतिगमन विश्लेषण विधि। कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान हेतु प्रतिगमन विश्लेषण विधि एक सांख्यिकीय तकनीक है। यह गत वर्षों में बिक्री एवं कार्यशील पूंजी तथा इसके विभिन्न घटकों के मध्य औसत संबंध स्थापित करने के बाद ही कार्य करती है। इसके लिए न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग किया जाता है और उस विधि के बाद हम कार्यशील पूंजी की गणना करते हैं।
अगली विधि है हमारी परिचालन चक्र विधि। कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा में हमने ये पढ़ा था कि किसी संस्था की भावी रोकड़ कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने के लिए यह एक सर्वोत्तम तकनीक है। इस विधि के अनुसार रोकड़ कार्यशील पूंजी की गणना एक अवधि में कुल परिचालन व्ययों में संबंधित अवधि के परिचालन चक्रों की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। परिचालन चक्र विधि के अंदर हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? हमें ये देखना है कि उस अवधि के अंदर परिचालन व्यय कितने हैं। परिचालन व्यय के अंदर हम जानते हैं कि उस अवधि की सामग्री क्रय, डायरेक्ट लेबर हमारी प्रत्यक्ष श्रम, शक्ति व ईंधन, प्रशासनिक और विक्रय वितरण व्यय, ये सब चीज़ें जो है हमारी परिचालन व्यय के अंदर शामिल किए जाते हैं। और इन व्ययों में डेप्रिसिएशन और अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह गैर परिचालन या गैर रोकड़ी व्यय होते हैं। इसी तरह कर और लाभांश आदि को भी लाभों का नियोजन होने के कारण छोड़ दिया जाता है और इनको इसमें पूंजीगत व्ययों को भी नहीं लिया जाता है। तो जब हम परिचालन व्ययों की बात करते हैं तो उसमें उस अवधि की सामग्री क्रय, प्रत्यक्ष श्रम, ईंधन, प्रशासनिक, विक्रय एवं वितरण व्ययों को ही शामिल करते हैं। परिचालन चक्र की अवधि। परिचालन चक्र की अवधि से आशय परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं यानी कि सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि की वसूली तक की अवधि में लेनदारों द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करने के उपरांत शेष समय से है। परिचालन चक्र अवधारणा जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने यही जाना था कि सामग्री क्रय से लेकर के देनदारों से राशि वसूल करने और लेनदारों से स्वीकृत दिनों का समायोजन करना ही इसमें शामिल किया जाता है। हमने जब अनुपात विश्लेषण पढ़ा था तब उसमें भी हमने इसकी गणना की थी। जब वर्किंग कैपिटल की बात आती है इसके माध्यम से तो हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से अगर भाग दे देते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल आसानी से ज्ञात हो जाती है। यहाँ आकस्मिक घटनाएं जो हैं उनके लिए भी हम समायोजन कर सकते हैं। व्यवसाय में यदि कोई डूबत ऋण होने वाला है या अचानक से कोई घटना होने वाली है, मंदी आने वाली है, तो उसके लिए भी हम समायोजन आसानी से कर सकते हैं। अगली जो हमारी विधि है वह है शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। इसके लिए हमें कुल लागत और रोकड़ लागत व्यवहार जो है हमारी उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है कि हमारी कुल लागत अवधारणा क्या कहती है। हमें वह बताती है कि ह्रास और लाभ को शामिल करते हुए सभी लागतें कुल लागत के अंदर शामिल की जाती है। उत्पादन लागत की गणना में ह्रास की राशि और देनदारों की गणना में लाभ को शामिल किया जाता है, जबकि रोकड़ लागत अवधारणा वो ये कहती है कि कार्यशील पूंजी का अनुमान रोकड़ लागतों के आधार पर लगाया जाता है, अतः उत्पादन लागत से ह्रास को कम कर देना चाहिए तथा देनदारों में विनियोजित राशि की गणना में लाभ को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। यानी जो हम परिचालन चक्र विधि में पढ़ चुके हैं सेम वही है इसके अंदर, बस कुल लागत के अंदर हमें ध्यान देना है, कुल लागत अवधारणा के अंदर हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ ह्रास और लाभ को शामिल कर लिया जाता है। यह हमारी शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि जो है उसके अंतर्गत किया जाता है। बाकायदा एक स्टेटमेंट बना करके हम इसके अंदर करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ दोनों को लिखते हैं और उसमें जो कमी या वृद्धि होती है वो हमारी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसका एक फॉर्मेट भी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें वो स्टेटमेंट बनाना होता है
आराम से स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के नाम से हमारा एक स्टेटमेंट बनता है, जिसके अंदर बैलेंसिंग फिगर के माध्यम से हम कार्यशील पूंजी की जानकारी ले सकते हैं। इसी के अंदर अगली विधि जो है हमारी, वह है प्रक्षेपी चिट्ठा विधि। इस विधि के अंतर्गत आगामी अवधि में होने वाले लेन देनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की संपत्तियों, इन संपत्तियों में रोकड़ को छोड़ दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों एवं दायित्वों का अनुमान लगाया जाता है और इसके बाद इन पूर्वानुमानित संपत्तियों एवं दायित्वों के आधार पर एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना ली जाती है। इस बैलेंस शीट से संपत्ति एवं दायित्वों का अंतर उस अवधि की कार्यशील पूंजी मानी जाती है। यानी जो भी हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनेगी, उसमें दोनों का अंतर, संपत्ति और दायित्व पक्ष का जो अंतर होगा, वह उसे कार्यशील पूंजी माना जाएगा। यदि दायित्व पक्ष का योग संपत्ति पक्ष के योग से अधिक है, तो यह आधिक्य रोकड़ को बताता है, जिसकी संस्था को आवश्यकता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा रोकड़ पड़ी है उसके पास में। प्रबंध इसके लिए कोई योजना बनाए ताकि आधिक्य कार्यशील पूंजी व्यापार में न पड़ी रहे। और इसके विपरीत यदि संपत्ति पक्ष का योग दायित्व पक्ष के योग से अधिक है, तो यह कार्यशील पूंजी की कमी को बताता है और इस कार्यशील पूंजी की व्यवस्था प्रबंधकों को बैंक अधिविकर्ष या अन्य साधनों से करनी होती है। यानी प्रक्षेपी चिट्ठा बनाकर हम बैलेंसिंग फिगर के माध्यम से कार्यशील पूंजी का अनुमान लगा सकते हैं।